साथ आरती तिवारी। मधुपुर में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। 34 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमलों की रफ्तार कम होने की बजाय और तेज होती जा रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभूतपूर्व जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान हमलों से साफ संकेत दे रहा है वो झुकने वाला नहीं है। ट्रंप ने दुनिया के सामने दावा किया है कि ईरान नौसेना और इसके अलावा वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया और चेतावनी भी दी गई है, अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट अगला निशाना होगा। लेकिन ट्रंप का भाषण खत्म होते ही ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, यानी जंग अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, सीधा टकराव बन चुकी है। हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि खाड़ी क्षेत्र तक इसकी आग फैल चुकी है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए और इराक के इरबिल में तेल डिपो को निशाना बनाया गया, और वहीं अमेरिकी ठिकानों पर विद्रोही गुटों के हमले भी तेज हो गए हैं। इस पूरे संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक $5 प्रति बैरल का उछाल देखा गया, यानी जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, जेब पर चोट पहुंचाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच बड़ी बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रियों के साथ अनौपचारिक अधिकार प्राप्त समूह की बैठक की, जिसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र में बिगड़ते हालात और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। खास तौर पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक हिस्सों पर फोकस रखा गया। सरकार हालत पर लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए और जरूरत पड़ने पर त्वरित कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। उन सब के बीच ये हाई लेवल मीटिंग की गई। केरल के कोल्लम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बढ़ती एलपीजी और ईंधन कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आम जनता की समस्याओं के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा सरकार देश के हितों के लिए मजबूती से खड़ी नहीं हो रही है और विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठाए गए। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। Develop Kerala into a much more progressive, much better, a place with much better opportunities for you to build your futures. But these 5 guarantees are important to give you some relief from the struggles that you're facing. That women all across Kerala will be given free bus travel in government buses, wherever they want to go, whenever they want to go. पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और नामांकन के बीच जहां सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। भवानीपुर से भाजपा के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन दिखाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर के साथ नंदीग्राम से चुनावी मैदान में हैं। उधर मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने इसे अपने राजनीतिक करियर का नया अध्याय करार दिया। बंगाल में नामांकन के साथ सियासी घमासान तेज हो गया। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो बयान भी सुनिए आप। लगातार मैंने पिछले 5 दफे नॉमिनेशन मतलब मनोनयन पत्र जमा किए थे। नामांकन भरना मेरा आज की नहीं, बहुत पहले से नामांकन भरने के लिए मैं आदी हूं जरूर, लेकिन पहले कभी एसेंब्ली में खासकर विधायक पद के लिए नामांकन नहीं भरे और इसके लिए ये एक नया तजुर्बा जरूर है। 1996 में जब मैंने चुनाव लड़ी थी विधानसभा में, तब मैं आने नहीं पाया। मेरी जगह दूसरे कोई अथॉराइज्ड व्यक्ति को मैंने ये जिम्मेवारी सौंपे थे, लेकिन इस बार खुद आके विधायक पद के लिए नॉमिनेशन नामांकन भरी मैंने। असम में चुनावी माहौल के बीच सियासत गर्मा गई है। नगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने असम के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया। शाह ने आंकड़ों के जरिए तुलना करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार ने 2014 से 2024 के बीच असम को कई गुना ज्यादा फंड दिए हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति और गर्माती हुई नजर आई और जिस प्रकार से अमित शाह ने
कांग्रेस पार्टी को घेरा है, वो बयान सुनिए पहले। भारत माता की। क्यों भाई, कलिया बोर वालों की आवाज को क्या हो गया है? फिर से एनडीए सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? असम में मतदान होना है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद की सरकार बनाने का समय है। तीसरी बार मुझे बताओ जरा, ये विजय की हैट्रिक कलिया बोर वालों लगाओगे या नहीं लगाओगे? अरे लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बैठक हुई, जहां 2027 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में सभी जिला और महानगर अध्यक्ष शामिल हुए। यहाँ बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया गया। अखिलेश ने दावा किया, दादरी में मिले जन समर्थन से बीजेपी घबरासी गई है। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। बीजेपी और चुनाव उठाए और जनता बदलाव के लिए तैयार है। जहां विकास की बात हुई है, दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और जेपीएनआईसी की बात करते करते रिवर फ्रंट पे भी बात होने लगी। और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है, ये बात असल में कह रहे हैं कि असर से कह रहे हैं? असल में कह रहे हैं कि असर में। और वो एक बात तो भूल ही गए कि जब से उनकी सरकार बनी है, वनस्पति का विकास बहुत हुआ है और हाल ही में 200 किलो और पकड़ी गई है। अभी पटना से सियासी हमले तेज हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव फायदा लेने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर बिहार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को गरीब बताया जा रहा है तो इसके लिए 90 के दशक में राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल की जिम्मेदारी भी बतानी चाहिए। राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहाँ पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए। राजद के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने भी कहा, बिहार की जनता ने उन्हें पहले ही जवाब दे दिया है, लेकिन अब वे खुद को अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश करने की कवायद कर रहे हैं।
गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जमीन की राजनीति छोड़कर बड़े बड़े मंचों पर बयान देना सही नहीं है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत और भी तेज होती हुई नजर आई। गांव की कहावत है, तेजस्वी यादव को सुना दीजिएगा, अपन बियाह नहीं सूरदास के बरतुहारी। यहाँ तो जनता आईना दिखा दिया, अब गए हैं इंटरनेशनल लीडर बनने। असम के नौगांव में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम सभी मतदाताओं, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं से अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति में जब बीजेपी असंवैधानिक और गैर कानूनी भेदभाव कर रही है और उसने 50,000 मुसलमानों को बेदखल कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया, और कांग्रेस पार्टी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, ऐसे माहौल में ये बिल्कुल जरूरी है कि आप AIUDF को अपना वोट दें और ये सुनिश्चित करें कि आपकी आवाज विधानसभा तक पहुंचेगी। तमाम वोटर से, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी से अपील करते कि ऐसे हालात में जहां पर बीजेपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन कर रही है और 50,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया है और कांग्रेस पार्टी मुंह नहीं खोल सकती, सन्नाटा है, गूंगे हो चुके हैं, ऐसे माहौल में ये बहुत जरूरी है कि आप अपना कीमती वोट AIUDF के ताला चाबी पर लगाकर अपनी आवाज को विधानसभा में भिजाइए और एक ताकत हासिल करके आप बैलेंस ऑफ पावर अपने पास रखिए ताकि गरीब और मजलूमों का फायदा हो सके। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा फेरबदल करते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के चांसलर और पार्टी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल राज्यसभा में पार्टी के नाम से नए डिप्टी लीडर होंगे और वो नेतृत्व करेंगे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने पर कहा, राज्यसभा सचिवालय को पार्टी के निर्णय से अवगत करा दिया गया है। चड्ढा जी को जो है हटाया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए एक नोटिस भी दिया गया है। मैंने बता दिया, बता दिया। सर क्या बोलना चाहेंगे? जो भी बताना था बता दिया है। सर किस ग्राउंड पर लेकिन हटाया जा रहा है? राज्यसभा सेक्रेटरीट को बता दिया गया। पार्टी में लीडर या डिप्टी लीडर जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में रहते हैं, उनका बदलाव समय समय की प्रक्रिया जो के होता रहता है। राघव जी से पहले श्री ND गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बनाऊं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। तो शायद इसी कड़ी में पार्टी ने ये फैसला लिया है कि ये मैं जिम्मेदारी निभाऊं ताकि मैं और सीख सकूं कि हमें अपने पार्टी के प्रति कर्तव्यों को और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे बेहतर तरीके से निभाना है।